लगातार सर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में लगातार दाम इसके बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय भी और बाद में भी उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए। तो ये उनके अच्छे दिन हैं, लेकिन भारत की जनता के लिए बुरे दिन हैं। और बुरे दिन इसलिए है और उनके लिए अच्छे दिन इसलिए है कि वो जो भी कुछ आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे घरानों के वकालत की बात होती है। और हम लोग जिस बात की बात करते हैं वो इस देश के 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। 130 करोड़ जनता तो बदहाल है, बेहाल है। अब तो पेट्रोल डीजल का दाम आपने बढ़ा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कमे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कमे हैं और उसके जो कच्चे तेल होते हैं उसके भी दाम कमे हैं, उसके बावजूद यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। किसान डीजल से काम करता है और डीजल उसको महंगा मिलेगा तो किसान का उत्पादन भी महंगा होगा। आम लोग जो गाड़ियों में अपनी तेल लेते हैं उससे भी जो उत्पादन चीजें हैं या वितरण की सामग्री है उसका दाम बढ़ेगा। तो दाम बढ़ेगा तो उससे लाभ किसको होगा? लाभ तो जनता को नहीं होगा, लाभ कुछ बड़े लोगों को होगा। रिलायंस वाले लोग हैं या जो लोग हैं जिनका एजेंसी है। अब तो पेट्रोल कंपनी इंडियन ऑयल और ये भी बिकने वाली है। ये बेचू सरकार है, तो बेचू सरकार बेच रही है और हम लोग को जनता को मार रही है। ये निंदनीय ही नहीं, बड़ा ही प्रताड़ना कर रही है जनता को, किसानों को, आम लोगों को। कई शहरों में ट्रिपल डिजिट में आंकड़ा चला गया है पेट्रोल के दामों का, लेकिन फिर भी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान ज्यादा दे रही है। मैंने तो कहा तो ये बेचू सरकार है। बैंक में बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, बैंक बेच दिया। 2020 में 2,38,000 करोड़ रुपया 100 बड़े घरानों को उन्होंने माफ कर दिया। एनपीए जो हो गए थे। और इस साल, इसी साल में बता रहा हूं, 68,000 करोड़ रुपया 100 घरानों को माफ कर दिया। विपक्ष कहाँ है इस बीच में? महंगाई को लेकर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे। लगातार जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त बीजेपी, जब महंगाई बढ़ी थी पेट्रोल का दाम, उस वक्त बीजेपी सड़कों पर उतरती थी। आप लोग क्यों नहीं उतर रहे? सड़कों पर तो उतर ही रही है जनता, हम लोग सब लोग उतर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, जनता को किस तरह प्रताड़ित कर रही है, किसानों को किस तरह सुनने का काम नहीं कर। ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। हम निश्चित रूप से जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हमारा कार्यक्रम बन रहा है और इस महंगाई के खिलाफ, इस पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी के खिलाफ हम पूरा विरोध करने का काम। तो बहुत बीजेपी से डर तो नहीं ना कही है महागठबंधन? डर तो होना चाहिए। दीप सिंधु जैसे लोगों को पैदा करके और किसानों को डराना चाहती है। जब इस देश के हम लोग 74 आंदोलन के लोग हैं और इस देश ने अंग्रेजों से जब नहीं डरा तो इन काले अंग्रेजों से क्यों डरेगा? ये काले अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों की पुश्तैनी जो उनका विचार रहा है उसी विचार को लागू करना चाहते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरे वो, उनका हाल क्या हुआ था राम जन्मभूमि के समय? इस बिहार को वो भूल गए क्या? जाना पड़ा था मसान जोड़, जानते हैं कि नहीं? इसलिए बिहार कभी डरता नहीं है। सर, कई भाजपा के और भाजपा के सांसद मुलाकात कर रहे हैं, ये मुलाकात के सियासी मायने भी निकाल रहे हैं क्या आप लोग? अब कौन माने निकालता है, कौन नहीं निकालता है, इसके लिए आप लोग तो ज्यादा माने निकालते हैं। आप लोग माने निकालिए, हमको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, जेडीयू एक एक करके जो कम पार्टी वाले जो विधायक की संख्या उनको अपने में ले रही है, मजबूती अपने बढ़ा रही है। असल में जो जनता दल है जिसके मुख्यमंत्री हैं वो स्टेफनी बाबू हैं। अब स्टेफनी का अपना एक दबाव न पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव ज्यादा पड़ रहा। उस दबाव को सहने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ लोगों का सहयोग ले ताकि मेरा ट्यूब नहीं फटे, तो इसमें वो लगे हुए हैं। यानी बैलेंस कर रहे हैं बीजेपी के मुकाबले अपने आप को। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेफनी फटने वाला है और स्टेफनी का ट्यूब फटे नहीं, इसलिए वो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आप उद्योग मंत्री भी रहे हैं,
तो क्या बिहार में इथेनॉल को लेकर कुछ संभावनाएं हैं क्या? सरकार दावा कर रही है कि आने वाले बिहार में इथेनॉल ही नहीं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बड़ी संभावनाएं हैं। हम लोगों ने भी उस पर काम किया था। चीनी मिल की जो बेकार जमीनें थी उसको हमने ही अधिग्रहण करवा करके तो उद्योग विभाग को लाने का काम किया था, आप लोग को जानकारी होगा। अब सरकार को उस पर काम करना है। हमने, आपको याद होगा, उस समय 46 इंडस्ट्री को इनवाइट किया था और बुलाए थे, उसमें कुछ लोग आए भी थे, मैं खुद भी गया था। सरकार अगर चाहती है कि कुछ करना तो नीतियां बदलनी होगी, नीतियों को परिवर्तित करना होगा। और कोई इंडस्ट्री आएगा तो आपके यहाँ सिर्फ दान देने के लिए नहीं आएगा, लाभ के लिए आएगा, और उस लाभ से आपको भी लाभ होगी। तो लाभ होगा, उनको 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो टैक्सेशन में छूट। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो आप देख रहे हैं कि अब परमानेंट की जगह संविदा पर सब बहाली हो रही है, सारी स्थिति जर्जर है। पेंशन पर भी वही लगा हुआ है मोहरा। आपका हर एक चीज से बातें हो रही है, लेकिन अर्थ स्थिति देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखिए, बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो आप टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। हमने तो सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं प्रधानमंत्री के पास, तो बिहार को विशेष दर्जा की मांग करेंगे, स्पेशल पैकेज की बात करेंगे, लेकिन इनको तो लगता है कि सही समय पर सही ढंग से इनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई या ये बात भी अपना नहीं रख पाए। तो अगर बात रखते और विशेष का दर्जा मिलता तो इंडस्ट्री लगने की संभावना थी। लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ और मैं इस आशा के साथ हूँ कि प्रयास करें इंडस्ट्री लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा है बिहार में, यहाँ सस्ते मजदूर है बिहार में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अलग है, बाढ़ है, यहाँ सुखाड़ है, इन सब चीजें की भी समस्याएं हैं, टैक्स की समस्याएं हैं। यहाँ पर कार्गो नहीं है, एयर कार्गो नहीं है। एयर कार्गो रहता तो जो सामग्री बनती इंडस्ट्री के द्वारा उनका देश और विदेश में एयर कार्गो के द्वारा भेजा जा सकता था। तो न यहाँ एयर कार्गो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, न यहाँ टैक्सेशन की छूट है, न यहाँ पर जमीनों का सही ढंग से वितरण है, न उसका किसी तरह से व्यवस्था है। जाइए, जो जमीन है इंडस्ट्री विभाग गुडकू की बियाडा की जो जमीन है उस पर बन गए मकान। तो ये सारी चीजें हैं, गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है। ये सब चीजों को सरकार से मेरी आशा है कि वो कुछ करें, बियाडा की जमीन खाली करावे, अगर है हिम्मत तो। कौन लोग हैं सर? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि समुद्री इलाके नहीं है बिहार के, तो समुद्र यहाँ लाया जाए क्या? समुद्र यहाँ लाया जाए, समुद्र ले आवे, सरकार सक्षम है तो ले आवे। उनके तो संसदीय दल के जो नेता वहां संसद में भी इस बात को उठाए थे कि हम यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, बनाते पोर्ट भाई, समुद्र ले आए। एक तो समुद्र था कि आध्यात्मिक काल में कि समुद्र को पी के जाते थे और जहां जाते थे वहां उगल देते थे। तो कोई होगा इनके यहाँ जो समुद्र को पी कर करके आके के यहाँ समुद्र बना दे। पोर्ट से ज्यादा यहाँ एयर कार्गो की जरूरत है। जहां जो नहीं है वहां आप कह रहे हैं कि पोर्ट लाया जाए। पोर्ट कहाँ से आएगा? समुद्र रहेगा तब ना पोर्ट आएगा। तो आप एयर कार्गो जो साधन है उसी को ना आप विकसित करिएगा, उसी को ना काम करिएगा। एयर कार्गो क्यों नहीं यहाँ पर स्थापित करते हैं? सर आप उद्योग मंत्री भी थे और जांच भी आपने कराई बियाडा की जमीन को लेकर, कौन कौन लोग हैं सर? क्योंकि अब तो मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूँ, जो भी रिपोर्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दे दिया हूँ। मेरी व्यवस्था है कि मैं उस चीजों पर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कुछ गोपनीयता होती है और उस गोपनीयता को मेरे जैसा व्यक्ति हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको अंगीकार करते हैं कि गोपनीय भंग करना, मंत्री हो या नहीं हो, अगर हम गोपनीयता की शपथ लिए हैं तो उस गोपनीयता को भंग करना ये मेरे लिए संविधान विरोधी होगा। लगता है सर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सरकार को जल्द से जल्द खाली। निश्चित, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बियाडा में जो जमीन है उसका आकलन आप कर लीजिए, जाकर के देखिए कि कौन जमीन किस लिए लिए थे और कै गो इंडस्ट्री वहां बना है और कै गो मकान बना है, कै गो इंस्टीट्यूट बना है, कै गो बिजनेस सेंटर बने हैं।